आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबकी मंगल कामना करते हुए आज हमारे बीच में हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार श्री छज्जू सिंह सुजान जी हमारे बीच में हैं। छज्जू सिंह सुजान जी एक बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं, समाज सेवक हैं, मिशन के प्रति सच्चे वफादार हैं और इन्होंने समाज को जगाने के लिए अनेक कार्य किए हैं। सुजान जी, आपका जन्म ग्रामीण परिवेश में हुआ है। आपका गांव कौन सा है? बचपन काल के कौन कौन से ऐसे यादगार हैं जो आपको अभी भी आपके मन को कहीं ना कहीं उल्लासित करते रहते हैं और आपको उनसे ऊर्जा मिलती है? सबसे पहले मैं आप सबको जय भीम नमो बुद्धा कहूँगा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि मेरे बचपन की, मेरे गांव की बातें मेरे से पूछी। मेरा गांव शाहपुर जट, जो पूरा जाटो कम्युनिटी का गांव है जी, और हापुड़ और गढ़ वाली रोड पर स्थित है। हापुड़ से करीब 7-8 किलोमीटर है। और सभी लोग हमारे यहाँ जितने वर्ग भी हैं किसान हैं, श्रमिक भी हैं, लेकिन कृषक हैं। सबके पास ज़मीन है और बहुत ही संपन्न गांव है। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी गांव में पैदा हुआ, लेकिन छोटा गांव है, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी उस टाइम पर। ना ही कोई स्कूल था, ना ही कोई हॉस्पिटल था, और इवन यहाँ पर कोई डॉक्टर भी वहाँ नहीं बैठता था। तो हमें जो बच्चे थे जितने भर भी, जब 6-7 साल के, 7-8 साल के नहीं हो जाते, जब तक उनको पढ़ाने के लिए नहीं भेजते थे, क्योंकि पैदल ही गांव में जाना पड़ता था। मुझे भी जब मैं 8 साल का हो गया तो वहाँ पर पहली कक्षा में उपेड़ा में वहाँ पर किया। तो मैं वहाँ पर पढ़ा पहली से 5वीं तक, और उसके बाद मैं HNS इंटर कॉलेज में चला गया 5वीं के बाद। और पढ़ाई के विषय में मैं खेल कूद में ज़्यादा मस्त रहता था। पढ़ता तो था लेकिन खेल कूद में ज़्यादा मस्त रहता था। मेरे पिताजी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, सरकारी ठेकेदार थे, गांव में नहीं रहते थे। मुझे किसी का डर, क्योंकि पिता का डर बच्चे को ज़्यादा होता था, लेकिन मेरी माँ का अंकुश मेरे पे बहुत रहता था, है नहीं। तो मेरी माँ ही मेरे लिए एक प्रेरणा है, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और उसकी जो बातें हैं, उसकी जो यादें हैं, उनको मैं कभी भूल नहीं सकता। अच्छा, जीवन को संवारने में विशेष तौर पर माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान होता है, और इसके बाद में तीसरी कड़ी पत्नी जुड़ जाती है, क्योंकि इन तीनों का जब योगदान मिलता है तभी आदमी का व्यक्तित्व बाहरी दुनिया में प्रवेश करता है और ख्याति प्राप्त करता है। तो मम्मी पापा और पत्नी के बारे में आपका क्या कहना है? पत्नी तो बहुत बाद की बात है। पत्नी का रोल तो जीवन को संभालने में बहुत बाद में आता है। सबसे पहले माता पिता का रोल होता है, माँ का रोल होता है। और मैं यदि माँ को याद करूं तो मैं कहूँगा कि सारा कुछ उसी का है। मैं पत्नी को यहाँ पर उसमें रोल नहीं दे सकता। हाँ, ज़रूरी है कि पत्नी ने किया शादी के बाद। शादी से पहले जो माँ करती है, बच्चे को सोते हुए को दूध पिलाती है। बच्चे को पता ही नहीं, सोते सोते के मुंह में दूध दे देती है बेले से या गिलास से, उसको पता ही नहीं रात को मैंने दूध पिया था। तो ये माँ का काम है, उसको बच्चे को संभालना, पुचकारना, पीटना, डांटना, और उसी से बच्चा बनता है। बाप का भी रोल होता है, बाप का डर होता है। लेकिन मेरे पिताजी कभी गांव में नहीं रहते थे, क्योंकि ठेकेदारी का काम था, बाहर रहते थे, कभी कभी आते थे। तो मैं ये कहूँगा, मेरे जीवन को संभालने में सबसे ज़्यादा जो रोल है वो मेरी माँ का है। ठीक, क्योंकि माँ जो है आधार होती है, धुरी होती है जीवन की जो है। आपने अपने शिक्षा काल में अध्यापक बनने के लिए जो BTC का प्रशिक्षण प्राप्त किया, लेकिन फिर भी आप जो अध्यापक ना बने, क्या व्यवस्था थी या आपका मन अलगाव हट गया था वहाँ से? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं अपनी किताब में भी इसको बड़ा, जो अभी गौरव गाथा आ रही है, उसमें बहुत ही मतलब डिटेल में मैंने लिखा हुआ है। मैं पढ़ता था तो HNS इंटर कॉलेज में था। तो मैं जब 12वीं में था तो हमारे गुरु कोनपाल जी, तो उनको मेरे अच्छे मित्र हैं, आज भी मैं उनको गुरु मानता हूँ।
तो उन्होंने ITI में एडमिशन ले लिया सहकारी नगर में, पहला ही बैच था। तो उन्होंने कहा अच्छा सिंह इधर आ जा, सहकारी में स्टेनोग्राफर का डिप्लोमा ले ले। तो हिंदी स्टेनोग्राफर का पहला बैच था, उसमें मैं स्टेनोग्राफर के लिए डिप्लोमा के लिए चला गया। स्कूल की पढ़ाई छोड़ के उधर चला गया और स्टेनोग्राफर की वहाँ ट्रेनिंग करी 1 साल, और मैं वहाँ अच्छे नंबरों से पास होके और आ गया, घर पे आ गया। तो इतने में ही, क्योंकि BTC के लिए अप्लाई कर रखा था, तो मेरा नंबर BTC में आ गया। तो ये चीज़ बड़ी ही प्रेरणादायक है यदि कोई देखे। तो मैंने 1 महीने तक BTC में एडमिशन नहीं लिया, 1 महीने तक। लेकिन जब मुझे सोचा, क्योंकि 1 महीने तक क्यों नहीं एडमिशन लिया, उसके कारण था क्योंकि मैंने स्टेनोग्राफर का डिप्लोमा ले लिया और मेरी स्पीड बहुत अच्छी थी, है नी, टाइपिंग में भी और शॉर्ट हैंड में भी। तो मैं सोचा मैं कहीं अच्छा एक PA बनूंगा, अच्छा स्टेनोग्राफर बनूंगा, इसलिए नहीं लिया। लेकिन जब दिमाग में आई बात, अरे टीचर में जाना चाहिए, यदि ट्रेनिंग कर लूँगा तो मास्टर तो बन ही जाऊँगा, तब मैंने मास्टरी में एडमिशन ले लिया। लेकिन क्योंकि मैं अच्छे नंबरों से पास हुआ था 10वीं में, तो इधर दिल्ली में पोस्टल डिपार्टमेंट में अप्लाई कर दिया था। तो जब मैं BTC कर रहा था और लास्ट टाइम था, तो मेरा सिलेक्शन जो है यहाँ PNT गवर्नमेंट में, मैं पोस्टल डिपार्टमेंट में एज ए सॉर्टिंग असिस्टेंट मेरा सिलेक्शन हो गया था। उधर इसके जो एनुअल जो वार्षिक एग्ज़ाम थे BTC के, वो चल रहे थे। तो इधर मैं अपना डॉक्टरी कराने के लिए आता था, पेपर कागजात पूरे करने के लिए, उधर फिर इम्तहान देता था। तो इस तरह से मेरा इधर सिलेक्शन हो गया और उधर भी पास हो गया। और जब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गया तो फिर मास्टरी में टीचर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, जब दिल्ली में आप जो सिलेक्शन हो गया तो फिर मास्टरी आपने जो छोड़ दी, फिर टीचर तो भी नहीं, BTC में। इसका मतलब आपके अंदर प्रतिभा थी, और प्रतिभा बचपन से थी आपके अंदर जो है। आपका जो परिवार है पहले संपन्न था, पिताजी ठेकेदार थे, लेकिन कुछ हालात बदल गए और परिवार जो संपन्न जगह जो अभावों में झुलस गया। उस अभावग्रस्त हालातों में आपने किस तरह संघर्ष किया आगे बढ़ने के लिए? ये तो बड़ी कठिन परिस्थितियों की बातें आपने बोल दी। बहुत अच्छा संपन्न घर था मेरे को, मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखा है अपने परिवार में। और यहाँ तक कि शायद लोग तो कहते हैं कि मेरे दादा ऐसे थे, मेरे बाबा ऐसे थे, लेकिन ऐसा नहीं। मैं शेम अपने आप में देखता था। मेरे पिताजी सरकारी ठेकेदार थे और इतना पैसा था कि 5-5 की गड्डी नोटों की, उस टाइम 1-1 रुपये की गड्डी हुआ करती थी, और 10 रुपये का जो नोट है वो बहुत बड़ा होता, 10 की गड्डी होती थी। और बहुत पैसे मेरे पिताजी लाते थे कमा के, कोई ठेकेदार थे, और एक मार्ट में रख देते थे। अब उस टाइम पर जाके जब पैसे के जो वैल्यू थी, पैसे की वैल्यू थी, उस टाइम पर मैं 5 का नोट भी यदि गड्डी में से निकाल लेता था तो पता नहीं पड़ता था। ऐसा संपन्न परिवार था, बहुत बढ़िया था। लेकिन वक्त ने पलटा खाया और फाइनेंशियल पोजीशन एक बार को इतनी वीक हो गई कि हमारी ज़मीन भी बिक गई और जेवरात भी बिक गया, और ऐसी मुश्किलें आ गई कि घर में यदि 1 किलो आटा आता था तो वही बनता था और वही हम खाते थे। वक्त बीतता रहा, फिर हम नौकरी में आ गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नौकरी के बाद मैंने सब कुछ काम अपने हाथ में ले लिया। आपका जन्म और आपका जो बचपन, आपकी युवावस्था जो है हिंदू व्यवस्था में हुई, लेकिन आप बौद्ध धर्म में किसकी प्रेरणा से जो मतलब जब आए, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली बौद्ध धर्म आने के लिए, जबकि जीवन का बहुत ज़्यादा भाग आपने जो हिंदू व्यवस्था में बिताया है? हाँ, ये भी एक प्रश्न है कि जब मैं नौकरी में आ गया तो कुछ दिन किराए पे रहा, उस्मानपुर, गांधीनगर। और इसके बाद में क्योंकि किराए पे ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहता था, नौकरी कर रहा था, पैसा हो गया था, तो मैं चाहे छोटा हो लेकिन मैं अपने घर में रहना चाहता था। तो मैंने उस टाइम नंदनगरी में एक 25 गज का प्लॉट 300 रुपये में ख़रीदा, केवल 300 में, और 3100 रुपये में 2 मंजिल तक वो मैंने बनवा दिया। तो वहाँ पर मैं पार्ट 1 में पास कर चुका था, क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे रहा था। तो पार्ट 1 मैंने पास कर लिया था, ऐसे सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विसेज का पार्ट 1 पास कर लिया था, और पार्ट 2 की मेरी तैयारी चल रही थी वहाँ पर बहुत तरह। और मैं पढ़ रहा था, तो मुझे बौद्ध धर्म से कोई ना ही मैं जानता था, बाबा साहब के विषय में कभी सुना था, भगवान बुद्ध के विषय में तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। तो मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता था, मेरा काम था सिर्फ पढ़ाई। लेकिन हमारी पड़ोस में नंदनगरी में एक मटरूलाल जी रहते थे, जिनका नाम मटरूलाल कश्यप था।
तो वो बुद्ध विहार से जुड़े हुए थे। वो हमेशा मुझे बुला कर ले जाते थे कि चलो बुद्ध विहार चलते हैं। तो मैं कहता नहीं, बुद्ध विहार में पढ़ूंगा, लेकिन फिर भी वो मैं ले जाते थे। तो मेरी उनकी एक डिस्कशन रहती थी कि हिंदू धर्म को छोड़ो और बौद्ध धर्म में आओ। और मैं उनसे कहता था भाई कि धर्म परिवर्तन करने से कुछ नहीं होता, संस्कार में परिवर्तन लाओ, अपने आप संस्कार में परिवर्तन लाओ। तो ये मेरी और उनकी टिसल होती रहती थी। लेकिन वो मुझे जब कहते थे कि भाई चलो वहाँ बौद्ध विहार चलो, बौद्ध विहार चलो, तो मैं उनके साथ साथ कभी कभी बौद्ध विहार जाता था। तो इस तरह से जब मैं बौद्ध विहार जाने लगा तो मुझे उन्होंने वहाँ का पदाधिकारी बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया। अब क्योंकि पहले से ही मेरे में काम करने की बहुत ही इच्छा शक्ति थी, कुछ यदि कहीं पद पे हूँ तो फिर कुछ करके दिखाऊं, तो इसलिए इसका मतलब ये है कि बौद्ध धर्म में आने की प्रेरणा जो है वो मटरूलाल जी रहे आपके साथ। अगर मटरूलाल जी आपके जीवन में ना आते तो आप हो सकता है कि बौद्ध धर्म में प्रवेश ना कर पाते। ये बिल्कुल सच। हाँ, अच्छा, आप जो है संचार मंत्रालय भारत सरकार में नई दिल्ली में उप निदेशक के पद पर कार्य कर रहे थे और उसी समय आपने जो है पंचशील बौद्ध विहार का निर्माण नंदनगिरी में करवाने का संकल्प लिया। तो पंचशील बौद्ध विहार निर्माण में आपको कौन कौन सी बाधाएं और किन किन लोगों ने आपको उन बाधाओं से निकलने में मदद की? ये जैसा कि मैं अभी बता रहा हूँ कि जब मैं बुद्ध विहार में आया, मुझे इन्होंने सेक्रेटरी बना दिया, उसका पदाधिकारी बना दिया। तो ये लगा मैं था तो सेक्रेटरी, लेकिन सारे काम मुझे ही करने पड़ते थे, क्योंकि कश्यप जी थे, वो भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और एक प्राण सिंह जी जो हमारी गली में रहते थे वो भी पढ़े लिखे नहीं थे, उनको मैंने कैशियर बना दिया था। तो मैं सारे काम करता था। उस टाइम पर मैं डिप्टी डायरेक्टर नहीं था, उस टाइम पर मैं अकाउंट ऑफिसर था। तो अपने ऑफिस का भी काम मैं देखता था, लेकिन ज़्यादातर बुद्ध विहार का क्योंकि निर्माण कार्य मैंने अपने हाथ में ले लिया था तो मैं उसको कराने में व्यस्त था। और कई बार वहाँ पर जो आसो पड़ोसी हैं, क्योंकि 300 गज का प्लॉट था जिसको हमने घेरा था, तो उसमें अब पैसा कहाँ से है, पैसा तो था नहीं, लोग 1-1 रुपया 2-2 रुपया देते थे, कलेक्शन होता नहीं था। तो मैंने उसको जो है वहाँ पर दुकानें बनाने की ठान ली, और मुझे बड़ी दिक्कत आई दुकानों में बनाने में, क्योंकि पड़ोसियों ने, जो आस पड़ोसियों ने मेरे अगेंस्ट में कुछ मुकदमे भी दायर कर दिए कि छज्जू सिंह एक मार्केट बना रहा है। लेकिन उसमें जो समिति थी, बौद्ध विहार समिति थी, उसने मेरा बड़ा साथ दिया उस टाइम पर, और हमने उसको किया। और यहाँ तक के डीडे वाले एक बार तोड़ने भी आ गए। तो उस टाइम पर जो वहाँ के हमारे प्रेम सिंह SHO थे, हालांकि उनका एक एजिटेशन, मैंने जो उनके खिलाफ एक एजिटेशन राजनीतिक पार्टी ने किया था, उसको भी मैंने बौद्ध विहार समिति की मदद से उसको मैंने फेल कर दिया था। तो मुझे प्रेम सिंह SHO का भी बहुत साथ मिला था, और उस तरह बुद्ध विहार मैंने खड़ा कर दिया, अपनी नौकरी भी करता रहा। और मुझे अपनी जितनी बार भी पंचशील बुद्ध विहार समिति उस टाइम की थी, मुझे उनका साथ मिला, इसलिए मैं कामयाब हो गया। आज बुद्ध विहार बन के तरह गया, बहुत बड़ी खुशी है। वहाँ पर हमारे समाज के लोगों के लिए बैठने के लिए यहाँ पर इवनिंग लगाई, छोटी मोटी बारातें और आते हैं, छोटे मोटे फंक्शन उसमें होते रहते हैं, मुझे बुलाते हैं। मैं उसका बहुत दिन तक वहाँ पर पदाधिकारी भी रहा अब तक, और अभी भी। आपकी जो आधारशिला पुस्तक जो है ये इसका सच्चा सबूत है पंचशील बौद्ध विहार के जो। हाँ जी। अच्छा, एक तरफ आप जो है नौकरी कर रहे हैं, एक तरफ परिवार का दायित्व है और दूसरी तरफ मिशन का है, तो इन 3 कामों करते हुए समय का समायोजन आपने किस प्रकार किया? वो तो समय तो खैर निकालना पड़ता है, समाज को भी देखना पड़ता है और घर को भी देखना पड़ता है, अपने आप को भी देखना पड़ता है। मैंने जो भी कुछ काम किया है बड़ी लगन से करा, चाहे मैं परिवार में हूँ और चाहे मैं ऑफिस में हूँ, है नहीं, और चाहे मैं समाज में हूँ। जिस काम, जो भी काम मुझे दिया जाता है उस काम को मैं लगन के साथ करता हूँ, और उसमें हमें सफलता हुई है नहीं, और ईमानदारी से करता हूँ। मेरे दिल में कुछ ही प्रकार की कोई लगा लेपेट नहीं होती कि मैं, जैसे छल कपट होती है वो नहीं होती, मैं बहुत ईमानदारी के साथ करता हूँ, है नहीं। इसलिए मुझसे कई लोग असंतुष्ट हो जाते हैं। अच्छा, दिल्ली प्रदेश हो चाहे सादरा हो, आपने बहुत ही जुझारू ढंग से जो कार्य किया मिशन के प्रति, जहाँ भी जो भी काम आपने अपने हाथ में लिया उसको पूरा किया, लेकिन फिर भी आपके आलोचक बहुत रहे हैं, इसका क्या कारण रहा है? उसका कारण तो बिल्कुल सत्य है, जो कहते हैं कि भाई जो आदमी जब सच बोलते हैं तो सच के दुश्मन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो सच्चाई कितनी बड़ी कड़वी होती है, सच्चाई जो कड़वी होती है तो सच कहना लोगों को बुरा लगता है, इसलिए लोग अब आलोचक हो जाते हैं। लेकिन मैं आलोचना से कभी डरता नहीं,
क्योंकि जो भी कहता हूँ सामने कहता हूँ, पीछे नहीं कहता, सामने कहता हूँ, बड़ा खुल के कहता हूँ। और आलोचना होते तो अपने आप में सुधार आता है। ठीक है, आलोचना करो, करने दो, जिसको भी जो करता करने दो, मुझे अपना काम करना है और उस काम से मैं कभी पीछे नहीं हटता। नरेंद्र ने की बुद्ध विहार बना के खड़ा कर दिया, लोगों ने बहुत आलोचना करी, मुकदमेबाजी लड़ी, 30 जारी भी गई, कोर्ट में गई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन समिति ने साथ दिया। और इसके साथ साथ फिर मैं सादरे में जब गया अपने मकान में, तो वहाँ पर कत्यायन बौद्ध विहार का निर्माण कराया। मैं कोषाध्यक्ष रहा वहाँ पर पूरे 8 साल तक कोषाध्यक्ष रहा, और उसका तीसरी मंजिल तक उसका निर्माण कराया। आज खड़ा हुआ है बुद्ध विहार, चाहे वहाँ पर कोई ट्रस्ट बन गया है, तो मुझे कोई दुख नहीं है। ठीक है, जो हमने काम किया मैं उससे संतुष्ट हूँ, अपने काम से संतुष्ट। लेकिन मिशन और समाज को लेते हुए आप साहित्य जगत में आए, और साहित्य जगत जब सबसे पहले आए तो आपको प्रेरणा किससे मिली साहित्य लेखन के लिए? साहित्य लेखन की प्रेरणा मैं क्या कह सकता हूँ। जब मैं छोटा था, 8वीं कक्षा में पढ़ता था, तो उस टाइम पर हमारे गांव का जो पास में पड़ा गांव है, जाटों का और चमारों का आपस में झगड़ा हो गया था। तो उससे पहले हमारे गांव के जो काले का नाम के थे व्यक्ति थे, वो आला पढ़ा करते थे, और बहुत शानदार आला कि उनकी लय बहुत बढ़िया थी, और मुझे आला सुनने का बड़ा शौक़ था। तो जब हमारे गांव का झगड़ा हुआ दूसरे गांव वालों से, बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ, मारपीट भी हुई, मौत भी हुई उसमें, तो मैंने उन दोनों झगड़ों को लेके उस टाइम पर आला लिखी थी। जब 8वीं कक्षा में था, और वो हमारे एक अध्यापक है वहाँ पर, उनको दिखाई थी, उन्होंने कहा अच्छा प्रयास है। तब मैं कुछ शब्दों के जोड़ तोड़ को नहीं जानता, क्योंकि आला सुनता था, तो उसी के जोड़ तोड़ से मैंने आला लिखी थी। तो ये तो मेरा पहला प्रयास था जब मैंने आला लिखी थी, एक कविता के रूप में आला लिखी थी, और जैसी भी थी मैं आज तक भूल गया काल क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था। इसके बाद मैं यहाँ आया, तो मेरा टूरिंग जॉब रहा। मैं इंडिया का हर कोने में घुमा हूँ एज ए डिप्टी डायरेक्टर, एज ए सीनियर अकाउंट ऑफिसर। बहुत इंडिया का कोई ऐसा कोना नहीं, मैं चलता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। तो मैं करीब 3-4 बार अंडमान निकोबार गया, पोर्ट ब्लेयर में गया। तो वहाँ जब गया पहली दफ़ा, तो मैंने सोचा, मेरे पर काम नहीं था कुछ, मैंने सोचा कुछ करूं। तो वहाँ पर मैंने सबसे पहले अपनी एक कविता लिखी डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर, फिर दूसरे दिन एक कविता लिखी भगवान बुद्ध के ऊपर, है नी, क्यों कि मैं भगवान बुद्ध के उसमें काम कर रहा था, बुद्ध विहार बनवा रहा था, तो मेरा उनसे झुकाव था उत्तर को। तो मैंने भगवान बुद्ध और डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर 2 कविताएँ मैंने सबसे पहले वहाँ लिखी, और धीरे धीरे मैं लिखता रहा वहाँ पर। और लिखने के बाद क्या है, तो अपने आप ही लिखना, अपने आप ही पढ़ना, कोई और सरोकार तो नहीं था। फिर एक दिन मेरे को डालचंद जी वहाँ पर रामनगर में मिले। उन्होंने कहा कि मेरे भाई हैं डॉक्टर साहब राजवीर सिंह कमल है, वो किसी संस्था में काम करते हैं, आप जाइए उनसे मिलो। तो फिर मैं उनसे मिला और उनको अपनी कविता सुनाई, तो उनको अच्छी लगी, तो मैं उस संस्था में आ गया। तो डॉक्टर साहब से मुझे प्रेरणा मिली, और उसमें जितने बार भी कवि आए, राजवीर सिंह कमल हैं और दूसरे कवि भी आए, लेकिन जो असली प्रेरणा मिली डॉक्टर राजवीर सिंह कमल से मेरे को मिली। और ठीक है, उनसे अच्छा मैंने सीखा, शब्दों का भी मुझे ज्ञान उनसे प्राप्त हुआ, और कविता लिखने का भी ज्ञान प्राप्त हुआ। अच्छा, आपने अपने साहित्य में जो समाज को सुधारने का बहुत अच्छा प्रयास किया है, और जितनी भी आपकी साहित्यिक कृतियाँ हैं उनमें जो 2 कृतियाँ ऐसी हैं जो समाज को बुराइयों से दूर करने का काम करती हैं, उनमें ना खेलो ताश के पत्ते और सुरमा के सूरमा सुधर जाओ, ये कृति बहुत ही ऐसी है कि जिन पर आपने जो सीधे आघात किया है, इनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये कविता कभी बन जाती है कविता, आप भी जानते हैं, आप कवि हैं। तो एक कवि जो है शब्दों का जोड़ तोड़ है, मैं तो यही कहता हूँ, और दिल की आवाज़ है इसमें। कहता हूँ दिल की आवाज़ है, क्योंकि जब मैं डिप्टी डायरेक्टर था तो वहाँ पर एक IAS ऑफिसर थे, तो वो असिस्टेंट चीफ अकाउंट ऑफिसर मेरे अंडर में काम किया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने IAS की वो तैयारी कर रहे थे, और उन्होंने फिर IAS कर लिया, एग्ज़ाम पास हो गए। फिर उन्होंने इंटरव्यू दिया, क्योंकि वो मेरे अंडर मुझे डिप्टी सर कह के बोलते थे मेरे को। तो भले ही वो IAS कर गए थे, लेकिन मेरे अंडर काम कर रहे थे। मनीराम शर्मा उनका नाम था। तो उनसे एक बार मैंने कहा, भाई आपको इंटरव्यू में क्या पूछा? तो उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई। तो उन्होंने कहा कि मेरे से एक कविता भी वहाँ सुनी गई थी। मैं बोला अच्छा, तुम कवि भी हो? क्योंकि मैं तो कवि था ही, मैं तो कविता लिखता रहता था। तो उन्होंने कहा था, मनीराम शर्मा जी ने, उनकी शब्द मुझे याद है।
तो उन्होंने कहा था भाई जो कविता तो होती है दिल की आवाज़ होती है, कविता एक दिल की एक आवाज़ होती है। तो ये उनकी बात सच थी, कविता एक दिल की आवाज़ होती है। और इसी प्रकार जो ना खेलो ताश के पत्ते वो मेरी दिल की आवाज़ थी, क्योंकि मेरे पिताजी ताश खेलते थे और ऐसा ताश खेलते थे कि मेरी माँ कहती थी बेटा अपने पिताजी को बुला के ला, रोटी खा लेंगे। वो कहते अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, और ताश में लगे रहते थे। तो उस ताश की वजह से ही हमारा जो है फाइनेंशियल वीक बहुत, हमारे पिताजी ताश खेल रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं चाहे ना करें, हाजिरी लग रही है उनकी। तो हमें बहुत बड़ा टोटा आया था पिताजी के ताश खेलने की वजह से। तो ये चीज़ फिर मैंने सोचा कि ना खेलो ताश के पत्ते, मैंने किताब लिखी। और सुरा के सुरमा सुधर जाओ, ये तो अभी की लिखी हुई कीर्ति है, क्योंकि सुरा से तो सत्यानाश पिट जाता है घर का। ये चीज़ फिर मैंने व्यंग में एक लिखी है कविता, बहुत बढ़िया कविता, सुरा के सुरमा। तो ये दोनों बीमारी आपके घर में थी, ताश के पत्ते और सुरापान? ये तो बीमारी तो मैं नहीं कह सकता, ये तो एक शौक़ है, पिताजी को शौक़ था, इसको कोई बीमारी नहीं, लेकिन मैंने इसको बीमारी समझा है नहीं। और जो दारू पीते थे, हमारे घर में तो कोई दारू नहीं, पी गए ठीक है, उन्होंने पी ली है नहीं, हमने भी दारू पी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जब बीच बीच में पीते रहे छोड़ते रहे, पीते रहे छोड़ते, आज नहीं पीते, देखते भी नहीं उसकी तरफ को, ना पीते हैं ना पिलाते हैं। ये तो एक वक्त के अनुसार आदमी जैसी सोबत में बैठता है वैसे उसको एक आदत पड़ जाती है, इसको मैं बीमारी नहीं कह सकता। और ये कहता हूँ कि अच्छे सभी लोग पीते हैं, ये उतनी पियो, उतना खर्चा करो, जो मैंने सीखा है कि जो कमा रहे हो अपने खर्चे को, अपना परिवार को चला सको और अपना मनोरंजन कर सको, उससे ऊपर मत जाओ। बस ये मैंने सीखा, यही मैंने उसको बतलाया भी अपनी कविता। अच्छा, आप हिंदी साहित्य में अपनी प्रतिभा के आधार पर आए और हिंदी साहित्य विकास समिति में आप सचिव पद पर आसीन हुए और वहाँ पर विभिन्न साहित्यकारों का सानिध्य आपको मिला, आपको प्रेरणा मिली, काव्य लेखन का एक तरीका मिला और आपकी प्रतिभा को देखते हुए आपने एक झंकार काव्य संकलन का संपादन किया जिसमें 31 कवि थे। तो ये संकलन अपने आप में बहुत ही बेजोड़ था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो हिंदी साहित्य समिति जो है, उसकी जो पूरी समिति है, ये तो सिरे सारा उसको ही जाता है। हर साल एक किताब निकलती रहती है, उसमें किसी न किसी को संपादक बना देते हैं। इस किताब में भी जो मुझे संपादक बनाया, इसमें जो है मैंने अपनी एक कविता भी लिखी झंकार के नाम पे, जो मैं जानता था, हालांकि उसका क्या रोल है उस कविता का मैं समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन कविता मैंने वही लिखी थी जो मेरे दिल को छू रही थी। तो झंकार में मैं इसमें मेरा अकेले का नहीं है, इसमें पूरी साहित्य समिति है, उसका पूरा रोल है, सबका सहयोग है इसमें। संस्था के जो संस्थापक थे परम आदरणीय ऋषिपाल आर्य निष्पक्ष, जो भी इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में, उनकी प्रतिभा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आर्य साहब बहुत बढ़िया कवि थे, बहुत बढ़िया शब्दों का ज्ञान था उनको, चाहे वो पढ़े लिखे चाहे कितने ही थे, मैं उस वजह नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं उनको मानता हूँ। वो एक माने हुए कवि थे और बहुत ही प्रेम बरसाने वाले कवि थे, है नहीं, प्रेमी आदमी थे। तो मैं उनके विषय में यही कह सकता हूँ, उन्होंने जो संस्था बनाई है, भले आज वो चल नहीं रही है उनकी चल सही ढंग से, किसी कारण से, कारण तो भी हम जानते हैं उसको, लेकिन वो अच्छे आदमी थे। ऋषिपाल वाली बहुत बढ़िया आदमी थे, बहुत अच्छे संस्था। अच्छा, आपने करीब 1 दर्जन पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है और सभी पुस्तकें आपकी बहुत ही बेहतरीन हैं, कोई ना कोई संदेश देती हैं, लेकिन उन पुस्तकों में अमर शहीद ऊधम सिंह की अटल प्रतिज्ञा, ये एक ऐतिहासिक पुस्तक है आपकी, जो है जो इतिहास को दर्शाती है। इस पुस्तक की प्रेरणा आपको किससे मिली? ये एक कवि है अपने राजपाल सिंह राज ने एक कविता ऊधम सिंह के विषय में लिखी है जो गद्य में है, और वो इंग्लैंड भी गए, कई जगह गए, उन्होंने बहुत ही मतलब सत्यता के आधार पर किताब वो लिखी है। तो वो किताब जब मैंने पढ़ी वो दिल को छू गई। तो उन्होंने वो गद्य में लिखी है, उसी किताब को देखकर मैंने वो कविता मैंने पद्य में लिखी है, जो ऊधम सिंह की जो किताब है। हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ मैंने उसमें इंटरनेट से और कई जो IAS जो बैठते हैं उनकी किताबों से मैंने बहुत कुछ लिया है। उससे बहुत पहले से मैं चला गया हूँ, बाद में भी चला गया हूँ। जो ऊधम सिंह जी जब पैदा हुए, पैदा होने से पहले भी मैंने कई जगह जो इंटरनेट से लिया, उनके आने के बाद, क्योंकि उसमें जब वाजपेयी साहब ने उनकी जो अस्थियाँ हैं मंगाई थी, तो वो सब कुछ मैंने उसमें मेंशन किया है। तो किताब राजपाल सिंह राज की किताब से मुझे प्रेरणा मिली
जो मैंने लिखी है उसमें पूरा ज्ञान शुरू से लेकर आखिर तक का उधम सिंह के विषय में दिया गया है। जी। तो आपने उधम सिंह किताब के लिए विभिन्न वहाँ से साहित्यिक सामग्री इकट्ठी की और बहुत ही अच्छी पुस्तक आपकी आई है। आपकी पुस्तकों में जो मार्मिक और संवेदनशील पुस्तकों में गिनी जाती है वो है बेटी और माँ। और समाज में बेटी और माँ दोनों का दर्जा सबसे ऊंचा होता है, क्योंकि बेटी बेटी माँ बनती है और माँ की भूमिका में वो जो है पूरे संसार की रचना करती है। तो इनके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत बढ़िया प्रश्न, मैं आपको पहले भी सुनाऊँ और माँ के विषय में कहता कहता मैं भावुक हो गया। आपको पता होना चाहिए कि मैं अपनी माँ से इतना प्रेम करता और मेरी माँ मुझसे बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि मेरी माँ के जो पहले बच्चे थे वो मर चुके थे और मुझे माँ देखना चाहती थी। तो मुझे इतना प्रेम, हालांकि मेरा छोटा भाई भी था, जितना प्रेम मेरी माँ का मुझ में था उसमें नहीं था। हर तरह से मुझे प्रेम करती थी और मुझे वो जानती थी कि छज्जू सिंह तुम बहुत आगे जाएगा, और मैं माँ के आशीर्वाद से बहुत आगे गया। और माँ की प्रेरणा थी, माँ की जो यादें थी, मैं उसको कभी भुला नहीं सकता। तो किताबों का नाम भी मैंने माँ की यादें लिखा है। माँ की तस्वीर, मैंने अपनी माँ की तस्वीर उसमें दी है। तो ये मेरी माँ की है, मेरी अपनी माँ की है, और उसमें सिर्फ मैंने अपनी माँ के विषय में ही लिखा है। जो गद्य में जो लिखी है, जो भी बातें माँ की यादें में, अपनी ही माँ के विषय में मैं लिखा है। और बेटी तो मेरी पहली एक ही लड़की है, मेरी बेटी, और बेटी से तो प्रेम जितना होता है उतना मैं शब्दों में बोल नहीं सकता। मैं बेटी के सामने तो बहुत बेटी को कई दफ़े डांटता रहता हूँ, प्रेम नहीं दिखाता, लेकिन बाद में मुझे बड़ा महसूस होता है। और बेटी से प्रेम है, और मेरी जो अपनी ही बेटी से नहीं, बहुत बेटियों, सभी बेटियों से मैं सबको अपनी बेटी मानता हूँ, जो बेटी के उसमें है उनसे सबसे प्रेम है। मैं 10-12 रिश्ते करा चुका हूँ, जो आज 10-12 रिश्ते बिचौलिया के रूप में मैंने कराए हैं। सारी लड़कियाँ इतनी खुश हैं और मैं बड़ा खुश हूँ। तो बेटी मैंने इतना मैं प्रेम करता हूँ कि बेटी के नाम की मैंने सारी कविताएं बेटी के ऊपर लिखी हैं। दलितों पर जो अत्याचार गांव में हो रहे हैं आज के टाइम में, जो है वर्तमान में, चाहे वो कहीं भी हो, अत्याचार से ग्रस्त है, भूखा है, प्यासा है, और वो अपने समाज को छोड़ करके बौद्ध धर्म की ओर प्रेरित हो रहा है। क्या बौद्ध धर्म में आने के बाद उन तमाम समस्याओं से उसको निजात मिल सकती है? ऐसा तो मैं नहीं समझता। मैं पहले भी कह चुका हूँ, धर्म परिवर्तन से कुछ नहीं होता। धर्म एक अलग चीज़ है, जाति एक अलग चीज़ है। भले आदमी धर्म में चला जाए, लेकिन जाति उसकी छूट नहीं पाती। तो आदमी को सिर्फ अपने संस्कार बदलने चाहिए। बाबा साहब ने भी यही कहा, डॉक्टर अम्बेडकर ने, कि आदमी को अपने संस्कार बदलने चाहिए। हमें अपने नए संस्कार में आने चाहिए। यदि हम अपने संस्कार बदल देंगे तो ज़रूर बदलाव आएगा इस समाज में। लेकिन अब दोनों हाथों में लड्डू रहने के लिए चल रहे हैं। हिंदू भी बनना चाहते हैं, बौद्ध भी बनना चाहते हैं। ऐसे परिवर्तन नहीं आता। संस्कार ही बदलने पड़ेंगे, तब परिवर्तन आएगा, अदरवाइज परिवर्तन नहीं आएगा। बाबा साहब का कौन सा प्रसंग आपके दिल को अधिक छुआ और अधिक प्रेरणा दी आपको जो है आगे बढ़ने के लिए? बाबा साहब में जो समता समानता का जो भाव बाबा साहब ने पूरे समाज में दिया है, ये प्रेरणादायक है, जो हर एक आदमी नहीं दे रहा। उन्होंने यदि दिया है तो उसको करा भी है, और उस पर अमल भी करा है, और अमल करवाया भी है। संविधान में भी उन्होंने ये सब कुछ दिया हुआ है। तो बाबा साहब तो समता और समानता जो भी बाबा साहब ने दी हुई है, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, और उसके ही बारे में आगे मैं बराबर चलता रहता हूँ। तो इस तरह से हमने जो है अभी सुजान जी के व्यक्तित्व के बारे में, पढ़ाई के बारे में, मिशन के बारे में सारे प्रश्न किए। उन्होंने बहुत ही बेबाक ढंग से प्रश्नों का उत्तर दिया, और मैं कामना करता हूँ कि तथागत की अनुकंपा प्राप्त होती रहे और वो साहित्य के द्वारा समाज का नव निर्माण करते रहें, समाज को विसंगतियों से दूर करते रहें।